गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत वायरल डिजीज में हम लोगों ने रेबीज के विषय में बहुत कुछ जान लिया है। आज आइए वीडियो सेगमेंट की इम्पॉर्टेंट कड़ी में उसी के फॉरवर्ड उसी के ऑनवर्ड हम लोग देखते हैं। डायग्नोसिस आज देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, प्रिकॉशन देखेंगे, प्रिवेंशन देखेंगे और लास्ट में हम लोग इसके समरी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। If doctors are not certain that the individuals receive a bite from an animal infected with rabies, they typically must exclude other condition trusted source first. जब डॉक्टर ये नहीं समझ पाता है, जब पूर्ण रूप से आश्वस्त न हो पाए कि जो पेशेंट किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के द्वारा बाइट किया गया है, काटा गया है, उसके अंदर रेबीज का इन्फेक्शन है कि नहीं, तो दे टिपिकली मस्ट एक्सक्लूड्स देयर कंडीशन ट्रस्टेड सोर्स फर्स्ट। तो वो क्या करता है बच्चों, वो एक कुछ इन्वेस्टिगेशन देता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखता है, कुछ जांच कराता है, जिसके विषय में पहले वो डायग्नोसिस क्लियर करता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि इन्फेक्टेड जो कोई एनिमल्स काटा हुआ है किसी पर्सन को, क्या उसके अंदर रेबीज है कि नहीं, रेबीज का मात्रा कितना, अर्थात नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स कितने हैं, इन सब के विषय में उसको कोई आइडिया नहीं होता है। तो फिर क्या करता है, वो कुछ टेस्ट लिखता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखता है, जिससे उसकी डायग्नोसिस क्लियर हो सके। तो क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में परफॉर्म मल्टीपल टेस्ट विदाउट कंक्लूडिंग द इंडिविजुअल्स हैज रेबीज। अर्थात जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं बच्चों, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं सच एज द डॉक्टर या टेक्नीशियन, वो क्या करते हैं, डिफरेंट मल्टीपल प्रकार के क्या करते हैं, टेस्ट लिखते हैं विदाउट कंक्लूडिंग द इंडिविजुअल्स हैज रेबीज। उनको ये नहीं पता होता कि इंडिविजुअल जो बाइट किया हुआ पर्सन है उसके पास रेबीज के कितने पार्टिकल्स हैं, रेबीज है कि नहीं है। तो इसके लिए उसको कोई आइडिया नहीं होता, तो वो क्या करेगा, डायग्नोसिस लिखेगा, मल्टीपल टेस्ट लिखेगा। और कौन सा टेस्ट लिखता है बच्चों, RT-PCR। क्योंकि जब एनिमल बाइट करता है, अगर मान लीजिए उसका इन्फेक्शन बहुत तेज नहीं है, तो वायरल पार्टिकल्स बहुत कम ही जाते हैं। और जब वायरल पार्टिकल की मात्रा बहुत कम होती है तो जांच में बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। अगर हम उसका स्पेशल जांच नहीं कराएंगे तो उसको हमें विशेष जांच करने के लिए RT-PCR कराना होता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, जो कोरोना वायरस में भी कराया जाता है। तो जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं उसमें RT-PCR होता है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से बहुत कम संख्या के जो वायरस होते हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको भी हम देख सकते हैं कि इनमें इन्फेक्शन हुआ कि नहीं। तो वही कहा गया है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में परफॉर्म मल्टीपल टेस्ट विदाउट कंक्लूडिंग द इंडिविजुअल्स हैव रेबीज। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के टेस्ट देते हैं। हम लेबोरेटरी टेस्ट में शो एंटीबॉडीज, और इस टेस्ट में क्या देखा जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट जब कराया जाता है तो उस टेस्ट में हमको एंटीबॉडीज देखने को मिलता है। बट दीज मे नॉट अपीयर्स अंटिल लेटर इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। लेकिन ये बच्चों एंटीबॉडीज जो टेस्ट हम कराएंगे उसमें एंटीबॉडी तब तक नहीं आएंगे जब तक कि उसके अंदर डिजीज डेवलप नहीं हो जाता है। अर्थात जब उसके अंदर डिजीज डेवलप हो जाएगा तभी उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट होता है। डॉक्टर कुड पोटेंशियली आइसोलेट्स द वायरस फ्रॉम द पर्सन सलाइवा और थ्रू अ स्किन बायोप्सी। लेकिन बच्चों जब तक उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, डिजीज डेवलप हो जाएगा, अगर हम उसको तब तक एंटीबॉडी का इंतजार करेंगे तब इट मे बी डेंजरस, बहुत डेंजरस हो सकता है। अर्थात पेशेंट का जान जा सकता है, वो मर सकता है, क्योंकि जैसे ही सिम्टम्स अपीयर हो जाएगा उस समय उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमको ये ज़रूरी है सिम्टम्स आने से पहले ही हम पूरा जाँच करा लें और जाँच कराने के बाद उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें, जिससे उसकी जान बच जाए। तो डॉक्टर क्या करता है बच्चों, बहुत पोटेंशियली उसको क्या करता है, आइसोलेट करता है उसके वायरस को। कहाँ से, पर्सन के सलाइवा के, अर्थात पर्सन के सलाइवा से, उसके लार से डिटेक्ट करता है, या फिर स्किन बायोप्सी भेजी जाती है ना बच्चों। लेबोरेटरी में पेशेंट के स्किन बायोप्सी को भेजकर या तो फिर उसके सलाइवा का टेस्ट करके हम उसमें उपस्थित जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसका हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। हाउएवर बाय द टाइम दे कन्फर्म अ डायग्नोसिस इट इज ऑफन टू लेट टू एक्ट। अर्थात बच्चों इन सब को चेक करने में, इन सब इन्वेस्टिगेशन को कराने में, अक्सर कार्यवाही करने में बहुत देर हो जाती है ना। अगर मान लीजिए, क्योंकि रेबीज का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, अक्सर इन सब कार्यवाही करने में बहुत देर हो जाता है। जब तक हम एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे, जब तक
हमको ये पता करना है कि पेशेंट के सलाइवा को भेजें, फिर बायोप्सी को भेजें। हो सकता है कि रिपोर्ट आने में देर हो जाए, तो इससे पेशेंट के जान को जोखिम में डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, पेशेंट का जान जा सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए, फॉर दिस रीज़न द इंडिविजुअल्स यूजुअली स्टार्ट्स द कोर्स ऑफ द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द कन्फर्म डायग्नोसिस। अर्थात हमको डायग्नोसिस का कंफर्मेशन देखे बगैर, सिम्टम्स का इंतजार किए बगैर हमको तुरंत पेशेंट का क्या करना चाहिए? प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, है ना। अर्थात पेशेंट का प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट हमको शुरू कर देना चाहिए ये समझकर कि अगर किसी एनिमल ने काटा है, किसी वाइल्ड एनिमल्स ने काटा हुआ है, तो रेबीज का संक्रमण हो सकता है। इट इज़ 100% पॉसिबल, है ना। तो हमको ये समझ के ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए कि इसके अंदर रेबीज का इन्फेक्शन हो चुका है। अगर हम उसके डायग्नोसिस को देखेंगे, अगर हम उसके बायोप्सी रिपोर्ट को देखेंगे, अगर हम उसके एंटीबॉडी का इंतजार करेंगे, तो पेशेंट का जान जा सकता है, क्योंकि तब तक सिम्टम्स उसके जनरेट हो जाएंगे, सिम्टम्स उसके आने लगेंगे, और सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट करना इट इज़ सो मच क्रिटिकल हो जाता है ना। तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए? प्रोफाइलेक्टिक इलाज शुरू कर देना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन कराना है तो आपको थोड़ा सा महंगा ही पड़ेगा, लेकिन वो जांच कराना जरूरी होता है, उसका नाम होता है RT-PCR। क्योंकि RT-PCR में अगर एक ही वायरल का पार्टिकल्स है, संख्या में अगर एक वायरल पार्टिकल्स है, तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। तो RT-PCR बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। हमको RT-PCR कराना है, न कि हमको एंटीबॉडी चेक कराना है, न हमको स्किन की बायोप्सी भेजना है, न तो हम उसके सलाइवा के टेस्ट का इंतजार करें। हमको तुरंत RT-PCR कराना चाहिए, जो 100% एक्यूरेट डायग्नोसिस कराता है, जो 100% एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इफ person develops symptoms of viral encephalitis following an animal bite, doctors should treat them as if they may have rabies। वही मैंने कहा कि अगर पेशेंट के अंदर इंसेफेलाइटिस रेबीज के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर रेबीज का संक्रमण हो चुका है, और हमको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। हमको प्रोफाइलेटिक जो ट्रीटमेंट है उसको देना शुरू कर देना चाहिए विदाउट एनी लेट, अर्थात हमको लेट नहीं करना चाहिए, है ना। आइए अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। क्योंकि हमने देखा है डायग्नोसिस में हम क्या कराते हैं? RT-PCR टेस्ट कराते हैं, हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्शन कराते हैं, एंटीबॉडी चेक करा लेते हैं, हम लोग स्किन के बायोप्सी को भेज देते हैं, हम सलाइवा के टेस्ट को भेज देते हैं, क्योंकि उसके सलाइवा में ही रेबीज के वायरस पाए जाते हैं। तो इन सब का टेस्ट हम लोग करते हैं और फिर अपना डायग्नोसिस क्लियर कर लेते हैं, ठीक। और ये काम कौन करता है? मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोग करते हैं, डॉक्टर्स करता है और टेक्नीशियन करता है, ठीक। आइए, अगर ये पता ही चल जाता है कि उसके अंदर रेबीज है, तो ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा? इफ अ पर्सन हैज़ अ बाइट और स्क्रैच फ्रॉम एनिमल्स दैट मे हैव रेबीज, अगर कोई पर्सन किसी वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा काटा जाता है ना, अर्थात किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के द्वारा काटा जाता है, तो इट मे हैव रेबीज, तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर रेबीज का संक्रमण है। Or if the animals licks and open bounds, the individuals should immediately tested source, wash any bites and scratches from 15 minutes with soapy water or providone iodine to or detergent। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई पर्सन किसी वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा काटा जाता है, किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के द्वारा काटा जाता है, तो उस या तो फिर एक चीज़ और कंडीशन होता है, और इफ द एनिमल्स लिक्स एंड ओपन बाउंड, या तो फिर वो एनिमल्स पर्सन के किसी खुले हुए घाव को चाट लेता है, अर्थात जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है, रेबीज से इन्फेक्टेड एनिमल्स है, या किसी पर्सन को काट लेता है, या उस पर्सन के शरीर में कहीं बाउंड खुला हुआ घाव खुला है, उसको केवल चाट भर लेता है, तो इमीडिएटली शुड क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल शुड इमीडिएटली टेस्टेड सोर्स वॉश एनी बाइट्स और स्क्रैचेस फॉर 15 मिनट। तो पेशेंट को बच्चों सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए कि जिस जगह पर वो काटा है, या जिस जगह पर खरोच लगाया हुआ है, या जहां वो चाट लिया है, उसको 15 मिनट तक साबुन पानी से धोना चाहिए, या फिर प्रोविडेन आयोडीन या डिटर्जेंट से धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए बच्चों? क्योंकि जिससे वायरल का जो पार्टिकल्स है उसकी संख्या घट सके, है ना। यहां देखिए लिखा गया है मस्ट मिनिमाइज द नंबर ऑफ द वायरल पार्टिकल्स, अर्थात घाव को साबुन पानी से धो देने से, घाव को डिटर्जेंट से धो देने से, घाव को प्रोविडेन आयोडीन से धो देने से बच्चों जो नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स है वो क्या हो जाती है? उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, घट जाती है, और जितने कम रहेंगे उतने इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर वायरस पार्टिकल की संख्या बहुत ज़्यादा पहुँच गई है शरीर में, तो उनका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से काज होगा और बहुत कम समय में ही पेशेंट की जान जा सकती है। इसलिए पहला ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जैसे ही कोई वाइल्ड एनिमल्स
कहीं के काटे तो उस पर्सन को सबसे पहला ट्रीटमेंट करना चाहिए कि उस घाव में या तो फिर जहां वो चाट लिया है, जहां वो स्क्रैच लगा दिया है, उसको सबसे पहले साबुन पानी से 15 मिनट तक धोना चाहिए। या उसको एक प्रोविडेंट आयोडीन आता है जो एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, सेप्टिसाइड्स होता है, अर्थात वो कुल मिला के एंटीसेप्टिक होता है और उस एंटीसेप्टिक अर्थात कुल मिला के किसी भी वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत कारगर दवा है ये, जिसको हम प्रोविडेंट आयोडीन कहते हैं। तो इसको तुरंत लगाना चाहिए, या फिर डिटर्जेंट कुछ नहीं मिल रहा है तो आप डिटर्जेंट से या फिर साबुन पानी से उसको जरूर धो दीजिए। इससे कि वायरस के जो चांसेस है, वायरल पार्टिकल्स के अंदर जाने के चांसेस है, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। दे मस्ट देन सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और जैसे आप धो दीजिए इसके बाद तुरंत मेडिकल केयर में आपको जाना चाहिए, अर्थात मेडिकल अटेंशन दीजिए। आप तुरंत उसका मेडिकल चेकअप कराइए, तुरंत उसका वैक्सीन लीजिए। किसी प्रकार का कोई लेट लतीफी नहीं करना है, जान जोखिम में डालने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए हम बात करते हैं, after exposure and before symptoms begins, a series of shots can treat potential rabies infection. Because doctors do not usually know whether the animals have rabies, it is safer to assume that they do not begin vaccination. They do and begin vaccination. जैसे ही बच्चों एक्सपोजर हो जाए, अर्थात एनिमल के काटने के बाद जैसे ही रेबीज वायरस का एक्सपोजर हो जाए और सिम्टम्स आने से पहले, सिम्टम्स आने का इंतजार हमको नहीं करना है, इसके पहले ही डॉक्टर को ये समझ के कि रेबीज का संक्रमण हो चुका है, उसको एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए, है ना। अर्थात पेशेंट को पूर्ण रूप से एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए और उसको वैक्सीनेट कर देना चाहिए। उसकी जो वैक्सीनेशन है बच्चों, उसका जो डोज होता है, 3 डोज लगाया जाता है एक रैबिड डॉग्स के काटने पर या इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने पर, तो उसको तुरंत वैक्सीनेट करना चाहिए। ये डॉक्टर का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। A small number of people have survived rabies, but most cases are fatal once symptoms develop. बच्चों, सिम्टम्स आ जाने के बाद किसी भी पेशेंट को बचाना इट इज सो मच हार्ड होता है, अर्थात उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। लेकिन इस दुनिया में 14 ऐसे पेशेंट हैं बच्चों जिनका सिम्टम्स आ जाने के बाद बचाया गया है ना। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 99.99% ये चांसेस होता है कि पेशेंट मर जाएगा, लेकिन 0.01% ये चांसेस होता है जिसको बचाया जा सकता है। और इसी में जो 0.01% के केस हैं बच्चे, उसमें 14 ऐसे पेशेंट हैं जो सिम्टम्स आने के बाद बचाए गए हैं। तो वही कहा है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स हैव सर्वाइव रेबीज बट मोस्ट केसेस आर फेटल वंस सिम्टम्स डेवलप। अर्थात बहुत कम ही लोगों को सिम्टम्स आने के बाद बचाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत फेटल हो जाता है एंड देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट एट दिस स्टेज। और इस स्टेज पर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कारगर इलाज नहीं है। जब क्या हो जाए, लक्षण आ जाए, लक्षण आ जाने के बाद किसी प्रकार का कोई कारगर इलाज नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत ही घातक है। इट इज सो मच क्रिटिकल। अगर हम सिम्टम्स का इंतजार करेंगे तो कुल मिला के पेशेंट को हम नहीं बचा पाएंगे, ये समझ के चलना चाहिए भाई, क्योंकि उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी हुई है। नेचर के अंदर क्या है, भगवान करिश्मा कहाँ ला दे। तो सिम्टम्स आ जाने के बाद भी बहुत लोग बचे हैं, तो वो कैसे, उनकी संख्या पूरी दुनिया में 14 है, तो 14 लोग को बचाया गया है। लेकिन हमको ये सब नहीं देखना है कि 14 लोग बच गए हैं, तो हमको ये देखना चाहिए अगर सिम्टम्स आ जाए तो सिम्टम्स के बाद इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम नहीं दे पाते हैं, हमको ये समझ में आ जाता है कि पेशेंट नहीं बच पाएगा। इंस्टीड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विल यूजुअली ट्राई एंड मेक अ पर्सन विद सिम्टम्स एंड कंफर्टेबल एज पॉसिबल। इसलिए क्या होना चाहिए, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको पर्सन्स के सिम्टम्स को देखे बगैर एक उचित और एक समय से पहले ट्रीटमेंट उनका शुरू कर देना चाहिए, उनका वैक्सीनेशन करना चाहिए। दीज इंडिविजुअल्स में आल्सो नीड ब्रीदिंग असिस्टेंट्स। और ऐसे लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनके मुंह से सलाइवेशन होने लगता है। तो ऐसे लोगों को ब्रीदिंग असिस्टेंट के रूप में, असिस्टेंट्स के अर्थात उनको ब्रीदिंग के लिए उनको व्यवस्था करना चाहिए, सांस लेने के लिए उनके व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि सांस उनकी जल्दी जल्दी चली जाती है, उनको ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन उनकी डेथ हो सकती है ना। आइए बात करते हैं रेबीज वैक्सीन। हम लोगों ने डायग्नोसिस देख लिया, ट्रीटमेंट देख लिया, अब हम देखते हैं उस ट्रीटमेंट में हम किस रेबीज वैक्सीन को लगाते हैं, क्या देते हैं ट्रीटमेंट में। डॉक्टर्स डू नॉट ऑफर द रेबीज वैक्सीन रूटीनली, अर्थात डॉक्टर बच्चों इसको क्या होता है, रेगुलर लगातार रेबीज वैक्सीन नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, इसको लगातार वैक्सीन के रूप में नहीं दिया जा सकता है। इंस्टीड दे रिजर्व इट फॉर those at high risk of rabies exposure, such as the laboratory stops working with the virus and causes the disease, veterinary and people likely to receive animal bites.
डॉक्टर बच्चों क्या करता है कि वैक्सीन को रूटीनली नहीं दे सकता है, लगातार नहीं दे सकता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस में ऐसे पर्सन को वैक्सीनेट किया जाता है, उनको वैक्सीन दे दिया जाता है जिनमें रेबीज एक्सपोजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चों सबको वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन को वैक्सीनेट किया जा सकता है जिसमें रेबीज वायरस के एक्सपोजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे किसको? लेबोरेटरी स्टाफ वर्किंग विद द वायरस। जैसे लेबोरेटरी स्टाफ जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे RT-PCR कर रहे हैं, तो बच्चों वो वायरस के कांटेक्ट में हैं, उनको कहीं ना कहीं वायरस का इन्फेक्शन, क्योंकि उनका मुंह खुला हुआ है, उनका आँख खुला हुआ है, उनका नाक खुला हुआ है, तो उनमें वायरस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लेबोरेटरी स्टाफ्स को जो हर समय इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है, उनको क्या किया जाता है? वैक्सीन दिया जाता है रेबीज का। साथ ही साथ और किसको? अर्थात उसमें डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेटरनरीज अर्थात जो पशु डॉक्टर होते हैं, जो हर समय वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में होते हैं, उन सबको रेगुलर वे में वैक्सीन दिया जाता है ना। अर्थात उनको वैक्सीन देना जरूरी भी होता है, या तो फिर दीज इंडिविजुअल्स में रिसीव रेगुलर वैक्सीनेशन। अर्थात कुछ ऐसे भी पर्सन है जिनको वाइल्ड एनिमल्स ने काट लिया है, या फिर लेबोरेटरी स्टाफ वर्कर जो होते हैं, जो बेचारे काम करते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो हर समय एनिमल्स डॉक्टर, जिसको हम वेटनरी के डॉक्टर कहते हैं, जो हर समय एनिमल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इन सबको हमको क्या करना है? रेबीज का वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी होता है ना। और नहीं तो जिस आदमी को काटता है, जो रेबीज के संक्रमण में है, उसको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ जो हम अगर ये कहें कि कुछ ऐसे रिजर्व कंडीशन में लोगों को दिया जाता है जो हाई रिस्क रेबीज एक्सपोजर में होते हैं, तो उनको तो देना मस्ट है। किसको? लेबोरेटरी स्टाफ्स को, वेटनरी के डॉक्टर को, या फिर कुछ ऐसे टेक्नीशियंस जो RT-PCR वगैरह करते हैं, उनके लिए रेबीज का वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप ये फिगर में देखिए, ये एंटी रेबीज वैक्सीन है जिसको हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। वो 28 दिन के अंदर 3 डोज लगता है ना। अदर पीपुल में रिसीव द वैक्सीन फॉलोइंग एक्सपोजर टू द वायरस आफ्टर एन एनिमल बाइट। अर्थात मैंने बताया कि कुछ रेयर केसेस में कुछ ऐसे रिजर्व पीपल्स होते हैं जिनको हम वैक्सीनेट करते हैं, जैसे लेबोरेटरी में काम करने वाले, जो RT-PCR चेक करने वाले लोग होते हैं, या वेटनरी के डॉक्टर को तो हम देते ही देते हैं, क्योंकि वो हर समय हाई रेबीज एक्सपोजर में होते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं, अगर पीपुल्स में, साधारण पीपुल्स में हम किसको देते हैं? जो एनिमल्स के द्वारा बाइट किया जाता है, अर्थात जो किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के द्वारा बाइट किया जाता है, हम रेबीज का वैक्सीन उसी को लगाते हैं। अदरवाइज जो हेल्दी पर्सन है उसमें हम नहीं लगाते हैं, है ना। हेल्दी पर्सन में हम केवल उन्हीं को लगाएंगे जो जैसे बहुत ऐसे एरिया में, किसी ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में भी निवास करते हैं जहाँ रेबीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे पीपल को भी वैक्सीनेट किया जाता है ना। वहाँ पहले से ही डोज लगा दिया जाता है, एंटी रेबीज लगा दिया जाता है, जिससे रेबीज का संक्रमण न होने पाए। लेकिन कहाँ? जहाँ हाई प्रोफाइल एरिया में ये देखा जाता है कि यहाँ रेबीज होने के चांसेस ज़्यादा है, वो पूरा एरिया, वो पूरा जियोग्राफिकल एरिया ही किसी ऐसे एनिमल से भरा हुआ है जिनके पास रेबीज का संक्रमण बहुत तेजी से होता है, तो वहां भी वैक्सीनेशन पहले कर दिया जाता है ना। Rabies vaccine contains an inactivated or a harmless version of the rabies virus, so it cannot causes the disease। जो ये वैक्सीन बनाया जाता है बच्चों, रेबीज वैक्सीन बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है? ये एक हार्मलेस वर्जन, अर्थात एक इनएक्टिवेटेड रेबीज वायरस को मार के उसके अंदर डाला जाता है। अर्थात कुल मिला के एक इनएक्टिवेटेड या हार्मलेस वर्जन जो रेबीज वायरस का होता है, उसको क्या करते हैं? वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर के अंदर, हमारे डोज में हमारे चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? सो इट कैन नॉट कॉज डिजीज। और क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड है, ये निष्क्रिय हो चुका है, हार्मलेस वर्जन है, इसलिए ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है वैक्सीन के रूप में, लेकिन हमारे अंदर बीमारी काज नहीं करता है। तो करता क्या है फिर? इट triggers the immune response to produce antibody which remains in the body and help protect against future rabies infection। ये जो वैक्सीन लगाया जाता है बच्चों रेबीज का, उसमें क्या होता है? इनएक्टिवेटेड या हार्मलेस वर्जन ऑफ रेबीज वायरस के इनएक्टिवेटेड फॉर्म को या हार्मलेस वर्जन को हमारे शरीर के अंदर लगाया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है। इसलिए कराया जाता है कि ये एंटीजन के रूप में जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमारे अंदर जो इम्यून सेल्स पाए जाते हैं वो एंटीबॉडी को बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
बनाएंगे। अर्थात तो ट्रिगर के रूप में ये जो है ये वैक्सीन ट्रिगर के रूप में काम करता है और ये हमारे एंटीबॉडी बनाने के रिस्पांस को क्या करता है, बहुत तेजी से बढ़ा देता है। इम्यून रिस्पांस को बढ़ा देगा तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगा और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, फिर ये करेगा प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर रेबीज इन्फेक्शन। ये भविष्य में अगर कोई रेबीज वायरस हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल एक्टिव रेबीज जब जाएगा तो चूंकि ये पहले से एंटीबॉडी बना लिया है और फिर उसके ऊपर अटैक कर देगा और उसको निष्क्रिय कर देता है ना। तो हम लोगों को जो वैक्सीनेशन पहले दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है उस समय जो, जैसे मान लीजिए कोई आदमी को किसी जंगली जानवर ने काटा नहीं है, इसके पहले अगर वैक्सीन दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रेबीज वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म डाला जा रहा है, एक हार्मलेस वर्जन डाला जा रहा है, इसलिए कि वो हमारे अंदर के इम्यून सेल्स को ट्रिगर कर दे। इम्यून सेल्स हमारा जब डेवलप करता है अपना एंटीबॉडी तो वो एंटीबॉडी फ्यूचर में वायरल इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, काम आता है। अर्थात किसी भी प्रकार का रेबीज वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो तुरंत मारा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है ना। डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड, आगे देखिए, डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड द रेबीज वैक्सीन इनटू द अपर आर्म। डॉक्टर क्या करता है, ये इंजेक्शन लगाने का जो अप्रोप्रिएट तरीका है कहाँ लगाया जाता है बच्चों, ये डेल्टॉइड मसल्स में लगाया। देखिए ये कोई टेक्नीशियन है, इसको लगा रहा है। तो जो ये वैक्सीन है वो कहाँ लगाया जाता है, हमारे आर्म में लगाया जाता है, ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है जिसको हम डेल्टॉइड मसल्स कहते हैं। तो यहाँ डेल्टॉइड मसल्स होता है बच्चों, यहाँ लगाया जाता है। और डेल्टॉइड मसल्स के जस्ट नीचे बाइसेप्स मसल्स होता है। तो जिनको पता नहीं होता है वो बाइसेप्स मसल में लगा देते हैं। तो बाइसेप्स मसल्स में अगर इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो वहाँ से एक रेडियल नर्व पास करता है। अगर रेडियल नर्व्स में वो इंजेक्शन चुभ जाएगा बच्चों तो रेडियल नर्व पैल्सी हो जाती है, तो जिससे हाथ क्या हो जाता है, बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। तो बहुत ही ट्रेंड लोग इसको इंजेक्शन को लगाते हैं। तो जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टॉइड मसल्स कहते हैं, हमारे ऊपरी आर्म में होता है ना। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहाँ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, रेबीज वैक्सीन को कहाँ लगाते हैं, अपर आर्म में लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं ना। प्री एक्सपोजर प्रोटेक्शन रिक्वायर्स 3 डोजेज ट्रस्टेड सोर्स ऑफ द रेबीज वैक्सीन अक्रॉस 28 डेज। अर्थात प्री एक्सपोजर प्रोटेक्शन के रूप में ये जो डोज होता है बच्चों, टोटल 28 दिन के अंदर 3 डोज लगता है। कितने डोज लगते हैं, 3 डोज लगाए जाते हैं 28। अर्थात जिस दिन एनिमल बाइट किया है उस दिन से लेकर, अर्थात 0 दिन से लेकर 28 दिन के अंदर उसको कुल 3 डोज लगाया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये जो इंजेक्शन है अपने यहाँ रविपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये भी एक प्रकार का एंटी रेबीज इंजेक्शन है। तो हम लोग एंटी रेबीज इंजेक्शन 28 दिन के अंदर में 3 डोज लेते हैं। ये इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, डेल्टॉइड मसल में अपर आर्म में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, ठीक। दिस सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोटेक्शन प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड पीपुल्स नीड 4 डोजेज ऑफ द रेबीज वैक्सीन प्लस रेबीज इम्यून ग्लोब्यून दैट इज द RIG। पहले क्या होता था बच्चों, पहले इसके 4 डोजेज दिए जाते थे। इसके पहले तो 14 लगाए जाते थे जो नाभि में लगाए जाते थे। पहले बच्चे जो रेबीज का संक्रमण होता था उसमें अगर किसी आदमी को काट लेता था पागल कुत्ता तो उसके नाभि के किनारे किनारे 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे नाभि में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ बच्चों, अब फिर 4 इंजेक्शन लगाया गया है ना। लेकिन इस समय मौजूदा समय में 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं 28 दिन के अंदर। तो 4 इंजेक्शन वो कौन थे बच्चों, 3 इंजेक्शन तो वो दिया जाता था। अच्छा अब देखिए यहाँ लिखा गया है फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोटेक्शन। पोस्ट एक्सपोजर प्रोटेक्शन के लिए प्रीवियसली पहले अनवैक्सीनेटेड पीपल को कुल 4 डोजेज दी जाती थी, 4 डोज। देखिए लिखा गया है 4 डोजेज, जिसमें से 3 डोज तो ये होता था प्लस एक और डोज दिया जाता था जिसको हम कहते हैं रेबीज इम्यून ग्लोब्यूलिन दैट इज द RIG। क्या दिया जाता है, RIG। तो कुल मिला के 4 डोज पहले दिया जाता था, लेकिन इस समय 3 डोज दिया जाता है, ठीक। डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड RIG एज सुन एज पॉसिबल। डॉक्टर RIG को तुरंत लगाता है, जितना जल्दी हो सकता है पेशेंट को सबसे पहले RIG लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्लोज टू द बाइट वाउंड्स, अर्थात काटा हुआ जो घाव है उसको बंद करने के लिए। क्लोज टू द बाइट वाउंड्स अर्थात जो घाव है उसको तुरंत बंद करने के लिए सबसे पहला डोज जो लगाया जाता है उसको हम RIG कहते हैं, अर्थात रेबीज इम्यून ग्लोब्यूलिन। क्यों लगाया जाता है, ये देखिए, टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम कॉजिंग इन्फेक्शन इन द इंडिविजुअल्स, अर्थात इंडिविजुअल्स में वो वायरस जो है वो इन्फेक्शन न क्रिएट करे, अर्थात वो बाउंड खुला रहने से बच्चों जिसको हुआ है उसके ऊपर भी किसी फॉरेन इन्वेडर का और इन्फेक्शन हो सकता है, अर्थात कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ खुले हुए बाउंड के माध्यम से ये वायरस इस इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर RIG लगाकर उस बाउंड को, उस घाव को
बंद करने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, that is the WHO, according to the WHO, that is the World Health Organization trusted source, there are various ways to achieving this depending on the scheduling and frequency of the वैक्सीन। अर्थात WHO ने इसके ट्रीटमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के वैक्सीन ईजाद किया है, वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, है ना। तो WHO ने क्या किया है, डिफरेंट प्रकार की वैक्सीन, हर एक जगह के अलग अलग वैक्सीन क्या किया, ईजाद किया है, तो वो कारगर सिद्ध होता है किसी भी रेबीज इन्फेक्टेड पर्सन के लिए। आइए प्रिवेंशन की बात करते हैं कि क्या उपचार है, क्या बचाव है, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। अर्थात हमको रेबीज का संक्रमण ना हो पाए, इसके लिए हमको कुछ प्रिवेंशन लेना चाहिए, कुछ बचाव करना चाहिए। तो क्या बचाव बच्चों? रेबीज इज a serious disease, but individuals and governments can take steps to prevent infection trusted source। रेबीज एक प्रकार का सीरियस डिजीज होता है, एक खतरनाक बीमारी होता है, लेकिन क्या होता है बच्चों, इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स अर्थात लोग और गवर्नमेंट ये स्टेप बाय स्टेप अर्थात बहुत सारे स्ट्रेटजीज तैयार किए हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज तैयार किए हैं जिससे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो आइए प्रिवेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, रेगुलर रेबीज वैक्सीनेशन फॉर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, अर्थात किसी भी पेट्स या डोमेस्टिक एनिमल्स का हर समय रेगुलर वे में क्या कराना चाहिए, वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए, जिससे उनके ऊपर रेबीज का संक्रमण न होने पाए या रेबीज का प्रभाव न होने पाए। बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहां रेबीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहां ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके पास रेबीज का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, तो उस स्थान से किसी दूसरे जानवर को इंपोर्ट न किया जाए, अर्थात इस पर टोटली बैन किया जाए। एक देश से दूसरे देश में किसी प्रकार के जंगली जानवरों का खरीद खरोस्त, ये जो प्रक्रिया है उस पर टोटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां रेबीज वायरस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहां के एनिमल्स को इंपोर्ट करने से टोटली क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन ऑफ द ह्यूमन इन सम एरिया, कुछ ऐसे जोग्राफिकल एरियाज हैं जहां रेबीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ बहुत अधिक संख्या में लोगों में वैक्सीनेशन कराना चाहिए, है ना। पहले से ही उनमें वैक्सीनेशन करा दें जिससे उनमें रेबीज होने के चांसेस खत्म हो जाएं, है ना। आगे देखिए, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा के माध्यम से लोगों को ये अवेयर करना चाहिए कि रेबीज वायरस क्या होता है, इसका प्राथमिक इलाज कैसे करेंगे, रेबीज वायरस हम कैसे बचें, पेट्स को अपने कैसे वैक्सीनेट कराएं, तो इसके विषय में उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शिक्षा के माध्यम से अवेयर करें और उनके पास तक सूचनाओं को जरूर पहुँचाएँ। इन्हांस एक्सेस टू मेडिकल केयर टू पीपल हु रिसीव बाइट्स, अर्थात जहाँ चांसेस होते हैं कि यहाँ एनिमल्स बाइट ज़्यादा कर सकते हैं, तो वहाँ इन्हांस करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए मेडिकल केयर के लिए, अर्थात मेडिकल प्रोफेशनल्स का गठन करना चाहिए, अर्थात वेटनरीज के डॉक्टर का क्या करना चाहिए, वहाँ ज्वाइनिंग कराना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को अवेयर कराना चाहिए। तो कुल मिला के मेडिकल प्रोफेशंस के लिए मेडिकल केयर में इन्हांस करना चाहिए, वहाँ उनको बढ़ावा करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, अब आइए, ये तो गवर्नमेंट की बात रही कि गवर्नमेंट को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इतना काम कराना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स का क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लोगों का क्या ये जिम्मेदारी है इससे बचने के लिए। तो आइए बात करते हैं इंडिविजुअल्स प्रिकॉशन, हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, है ना। Individuals should follow some safely rules to reduce the chance of contracting rabies, अर्थात लोगों में कुछ ऐसा सेफली रूल्स अगर तरीका अपनाएं तो रेबीज वायरस के चांसेस क्या होते हैं, कम हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, वही चीज़ यहाँ भी करना चाहिए। सबसे पहले वैक्सीनेट पेट्स, अर्थात किसी प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स के रूप में या किसी प्रकार के डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या करना चाहिए, वैक्सीनेट कराना चाहिए। अगर आपके अंदर कुत्ता रखने का शौक है, बिल्ली रखने का शौक है, रैबिट्स रखने का शौक है, तो सबसे पहले आपको इस डोमेस्टिक एनिमल्स को सबसे पहले आपको वैक्सीनेट कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, वैक्सीनेट कराना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट स्मॉल पेट्स, some pets cannot have vaccinated so their owners must prevent contact with the wild animals, कुछ ऐसे छोटे जानवर होते हैं जिनको वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता है, तो पालक को चाहिए कि जो मालिक हैं उनको क्या चाहिए कि अपने एनिमल्स को वो वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट से दूर रखें, अर्थात किसी प्रकार का कोई जो इधर उधर घूमने वाले जो जानवर होते हैं उनके कांटेक्ट से उनको दूर रखें। जो छोटे छोटे जानवर जो रखे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास पेट्स रखने का शौक़ रखते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी बाहरी जो आवारा वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके कांटेक्ट से उनको दूर रखें। अगला क्या है बच्चों,
कीप पेट्स कन्फाइंड, ओनर्स शुड कन्फाइन पेट्स सेफली वाइल द होम्स। अर्थात कुल मिला के ऐसे पेट्स को अपने घर के अंदर क्या करना चाहिए, उसको पैक करना चाहिए, अर्थात उसकी सुरक्षा हर समय करते रहना चाहिए। अगला क्या है बच्चों, रिपोर्ट स्ट्रे टू लोकल अथॉरिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई आवारा वाइल्ड एनिमल्स है, देखिए यहाँ का कंटेक्ट लोकल एनिमल्स कंट्रोल ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट रिगार्डिंग स्ट्रे एनिमल्स। अर्थात कोई इधर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा कोई जानवर घूम रहा है, तो सबसे पहले वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए या पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसको वो उसको पकड़ कर एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सकें, है ना। किसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई आवारा कुत्ता घूम रहा है तो उसके अंदर में भी रेबीज़ हो सकता है, अर्थात बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। इसलिए ये समझ के चलना चाहिए कि हर एक आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं उनमें रेबीज का संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे अगर इधर उधर घूम रहे हैं कुत्ते तो सबसे पहले वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ को या पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे उसको पकड़कर उस सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सकें। डू नॉट अप्रोच वाइल्ड एनिमल्स, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी वाइल्ड एनिमल्स से अप्रोच ना कर, अर्थात जो पेट्स एनिमल्स हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स से बहुत दूर रखना चाहिए। एनिमल्स विथ रेबीज आर लाइकली टू लेस कॉजन दैन यूजुअल एंड में अप्रोचेस पीपुल्स। अर्थात कुल मिला के जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको मनुष्यों से दूर हटना चाहिए, उनके पास नहीं पहुंचना चाहिए, आवारा कुत्तों से सावधान होना चाहिए, है ना। तो उन अगर वो रास्ते में है कहीं हैं तो आप बचा के चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। अगला क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कीप्स बैट्स आउट ऑफ द होम। अर्थात अगर चमगादड़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेबीज के चांसेस होते हैं बच्चों, तो चमगादड़ अगर हमारे घर के आसपास हैं तो उनसे हमको बचना चाहिए। अर्थात उनका अगर नेस्टिंग है, उनका घर कहीं है तो उनको हमको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, है ना। तो चमगादड़ भी हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं, तो इनसे भी हमको बचना चाहिए, है ना। आइए लास्ट में हम लोग समरी के विषय में बात करते हैं, पूरा समराइज करते हैं कि इस पूरे कोर्स में हम लोगों ने, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा। रेबीज इज अ डेडली वायरस एंड इन्फेक्ट एनिमल्स स्प्रेड्स थ्रू देयर सलाइवा। रेबीज एक प्रकार का जानलेवा, एक खतरनाक, एक फेटल वायरस होता है जो किसी भी एनिमल्स के सलाइवा के माध्यम से पहुंचता है। अर्थात किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के सलाइवा के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचता है, और ये एक प्रकार का डेडली और लीथल वायरस होता है जो हमारा प्राण ले सकता है। इट कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स इनिशियली। अर्थात शुरू में इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सर्दी जुकाम होता है ना, हल्की नहीं, जैसे फ्लू का सिम्टम्स आता है, नाजिया आता है, वॉमिटिंग होता है ना, अनकॉन्शियसनेस होता है, रेस्टलेसनेस होता है, एंजाइटी होता है। तो ये सब फ्लू लाइक सिम्टम्स। सबसे पहले फीवर जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है, अर्थात 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है। तो ये सब जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं बच्चों, सबसे पहला इसका जो सिम्टम्स कॉज होता है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है, विच प्रोग्रेस इनटू द फीवर। अर्थात जिसमें क्या होता है, फीवर आता है, मसल्स स्पास्म होता है, पूरे मांसपेशियों में ऐंठनदार दर्द होता है, अल्टीमेटली पेशेंट कोमा में चला जाता है और लास्ट में वो क्या होता है, मर जाता है, डेथ कर जाता है। Although there is no effective treatment once symptoms appear, यद्यपि अगर एक बार सिम्टम्स बच्चों अपीयर हो गया, दिखाई दिया, तो इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। रेबीज वैक्सीन्स आर यूजुअली सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, हाउएवर पीपल मस्ट सीक ट्रीटमेंट इमीडिएटली एंड आर नॉट वेट फॉर द सिम्टम्स। किसी भी पेशेंट का प्रभावकारी इलाज तभी संभव हो सकता है जब उसके सिम्टम्स का वेट किए बगैर, अर्थात उसके लक्षण का इंतजार किए बगैर अगर उसको हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, तो पेशेंट का जान बचाया जा सकता है। अदरवाइज इट इज़ सो मच क्रिटिकल, अर्थात उसका जान जोखिम में डाल सकते हैं, बचाया नहीं जा सकता अगर हम सिम्टम्स का इंतजार करेंगे तो, है ना। आगे आइए देखते हैं, individuals at high risk of rabies infection such as the veterinaries should have a pre-exposure वैक्सीनेशन। अर्थात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर समय हाई रिस्क एक्सपोजर में रहते हैं, हाई रिस्क रेबीज एक्सपोजर में रहते हैं, उनको हम वैक्सीनेट करते हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो लेबोरेटरी में काम करने वाले लोग हैं, जो RT-PCR करने वाले वो लोग हैं, या फिर वेटनरीज के जो डॉक्टर हैं, या फिर वेटरनरीज के जो स्टाफ्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको वो हाई रिस्क प्रोफाइल में माने जाते हैं, हाई रिस्क ऑफ रेबीज इन्फेक्शन उनको हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, उनका टीकाकरण होना जरूरी है। एनीवन हु हैज अ बाइट फ्रॉम द पोटेंशियल इन्फेक्टेड एनिमल्स शुड रिसीव इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन। ऐसे लोग जो किसी रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल्स के द्वारा बाइट किए जाते हैं, उनका प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, या तो फिर बच्चों उनको क्या करना चाहिए, पोटेंशियली ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है ना। दे मे आल्सो रिक्वायर्स फास्ट एक्टिंग RIG इफ
दे हैव गॉट ऑलरेडी हैड अ वैक्सीन फॉर द वायरस। मैंने जैसा कि बताया ना, RIG रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन, ये वाला डोज देना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये वाउंड को भरने का काम करता है। इट इज़ ऑल अबाउट द फुल टॉपिक ऑफ द रेबीज। बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप अभी हमारे नए व्यूवर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो हमारे नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचते रहें। हम बच्चों नए नए वीडियोस बनाएंगे आपके करियर के लिए, आपके कंपटीशन के लिए, तो ज़रूरी है आप हमारे साथ जुड़िए। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो हमारे नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स देखते हैं। आपके टोटल जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने का हमारा पूरा ध्येय होता है, हम उसको पूरा भी करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।